बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले और देश के लिए लड़ने वाले वीरों में कई वीरांगनाएं भी शामिल हैं। गुजरात की कस्तूरबा गांधी के योगदान से तो आप सभी परिचित है ही। आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते चलिए आपको बताते हैं गुजरात की अन्य कई वीरांगनाओं की कहानी, जिन्होंने अपने साहस के बल पर न केवल रूढ़िवादी परंपराओं को पीछे छोड़ा, बल्कि बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा भी लिया। नारी शक्ति ने देश को एक नई राह दिखाई और आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। चलिए आपको बताते हैं कहानी गुजरात की वीरांगनाओं की। मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने में कदम से कदम मिलाकर महिलाएं आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के 26,000 लोगों ने बलिदान दिया, जिसमें गुजरात की कई महिलाएं शामिल रहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, जो सिंगापुर में जिसकी रचना हुई और रंगून उनका मुख्य मथक रहा, पूरी सरकार बनी आज़ाद हिंद सरकार। उस आज़ाद हिंद सरकार का अपना मंत्री परिषद थी। 1943 में सबसे पहली सरकार तो वो थी। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रपति ने करीब 60,000 लोगों में से 26,000 सैनिक वहाँ मौत के घाट उतारे गए। वो ये युद्ध के सशस्त्र संघर्ष में उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनमें कुछ गुजराती महिलाएं शामिल थी। एक प्राण जीवन मेहता नाम का एक बड़ा परिवार, संपन्न परिवार रंगून में था। उनकी बेटियां, उनकी पुत्र वधुएं, रमा मेहता, शकुंतला गांधी और बहुत सी महिलाओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांसी रानी रेजिमेंट में दाखिल हो गई और उन लोगों ने लड़ाई की। आज भी उनमें से कुछ पूरी अपनी 90-92 जितनी एज पर मुंबई में है। कुछ लोग, कुछ मिली, बाकी सबका तो देहावसान हो गया। In the absence of Srimati Sarojini Naidu, it is my proud privilege on behalf of women of India to present this flag to the nation through you. 15 अगस्त 1947 को भारत का झंडा संसद में पेश करने वाली सूरत की हंसाबेन मेहता भी गुजरात का नारी रत्न है। अब हम हंसाबेन मेहता की बात करें तो वो पढ़ने के लिए तो इंग्लैंड गई थी, अच्छा शिक्षण प्राप्त किया। वहाँ उन्हें मिले सरोजिनी नायडू और आज़ादी का रंग उन पर चढ़ा। वो 1922 में वो शिक्षण लेके फिर से भारत में आ गई। हम देखते हैं कि शिक्षण लेने के कारण वो शिक्षा के काम में ज़्यादा प्रवृत्त हुई। वो बम्बई में ज़्यादा काम करती थी, इसलिए वहाँ जो शिक्षण परिषद 1922 में मिली, वहाँ से वो गई भी। और हम देखते हैं कि छोटी सी उम्र में ये लोगों ने ये सब बात में जुड़ गए थे। 25-30 साल की उम्र थी, लेकिन शिक्षण परिषद में और मुंबई में जो खेर साहब के साथ उन्होंने जो काम किया, वो देश के लिए बहुत अच्छा काम था, क्योंकि वो पहला ही प्रधानमंडल था, उसमें वो साथ में जुड़ी हुई थी। 1930 में उन्होंने देश सेविका संघ भी बनाया। दांडी का जो काम था, नमक सत्याग्रह का, उसमें वो जुड़ गई। भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भी सब जगह वो जाती थी। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा की वो उसमें वाइस चांसलर के रूप में आज़ादी के बाद उन्होंने काम किया। केवल 22 साल की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने वाली उषा मेहता एक हिम्मतवान महिला थी, जिन्होंने कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की और लोगों को जागरूक करने का काम किया। उषाबेन मेहता, उनका तो शुक्लकड़ी शरीर
लेकिन आत्मा बहुत मजबूत थी। उनका बड़ा काम गिना जाता है 1942 में भूगर्भ में रेडियो स्टेशन चलाया और वो उद्घोषिका के नाम से उन्होंने उसमें काम किया। क्योंकि 1942 में तो गांधी जी ने हिंद छोड़ो चळवळ शुरू की थी। सबको कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब माहिती, और अंग्रेज सरकार वो जान नहीं जाए ऐसी तरह से उन्होंने वो भूगर्भ रेडियो स्टेशन में काम किया। फिर वो तो राज्य शास्त्र में भी निपुण थी, इसलिए वो प्रोफेसर भी रही। और आज़ादी के बाद वो बम्बई में मणि भवन करके जगह है, वहाँ उन्होंने गांधी का पुस्तक संग्रहालय का वो भी संभाला और गांधी के कई काम उन्होंने वहाँ बहुत अच्छी तरह से शिक्षण का काम वो साथ में मिलके किया। और गुजरात विद्यापीठ के ट्रस्टी भी वो थी। महिलाएं केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आजाद भारत की लड़ाई लड़ रही थी। क्रांतिकारी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाली मैडम भिकाजी कामा पहली महिला थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में शामिल हुई और सतत आजादी की लड़ाई का काम करती रही। मैडम कामा जी के बारे में वो क्रांतिकारियों की माता उसका उनको उपनाम भी दिया गया था। और हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की दो धाराएं थी, एक तो अहिंसक सत्याग्रह था और दूसरा था हिंसा और शस्त्र के माध्यम से देश को स्वतंत्र करना। तो मैडम कामा जी थी वो शस्त्र आधारित क्रांति की हिमायती थी। और उस समय एक तो देश में रहकर हमारे क्रांतिवीर देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे और यूरोप में वो गुजरात के जो प्रसिद्ध क्रांतिवीर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा उनके संपर्क में आई और उन्होंने तय कर लिया कि मैं विदेश में रहकर ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति करूँगी। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, मैडम कामा, इन तीनों के सहयोग से पूरी प्रवृत्ति बढ़ी। 1907 में जब जर्मनी में एक वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, उस समय मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कथा उस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत की। और हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि विदेश की धरती पर भारतीय ध्वज अगर किसी ने लहराया हो तो मैडम कामा ने लहराया था। और वो जो ध्वज था वो श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर और मैडम कामा ने तैयार किया था ध्वज। वो ध्वज आज भी गुजरात की धरती पर हमारे जो सरदार सिंह जी राणा थे उनके प्रपौत्र है राजेंद्र सिंह राणा, उनके पास वो ध्वज आज भी यहाँ गुजरात में भावनगर में राजेंद्र सिंह राणा के पास प्रस्तुत है। उन्होंने साथ साथ गदर करके एक सामयिक था, वो गदर अमेरिका से प्रसिद्ध होता था समाचार पत्र, जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति उसमें प्रस्तुत की जाती थी। तो ये जो गदर सामयिक है वो गदर सामयिक की कुछ प्रतियां गुजराती में मैडम कामा छपवाती थी और क्रांतिकारियों को भेजती थी। साथ साथ उन्होंने एक वंदे मातरम करके सामयिक प्रसिद्ध किया था, उसमें भी पूरी जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति है वो उसमें छापी जाती थी और क्रांतिकारियों को भेजा जाता था। तो पूरा मैडम कामा का जो जीवन है वो जीवन उन्होंने पूरे माँ भारती के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया था और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द ये भारत है वो अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो। आजादी की लड़ाई में वाघेर समुदाय की भी अहम भूमिका रही। अंग्रेजों के खिलाफ वाघेर महिलाओं ने अपनी सूझबूझ से उनके हथियारों को भी पस्त कर दिया था। अपने बुलंद हौसलों से ये महिलाएं सतत आजादी की लड़ाई लड़ती रहीं। अब बेचारे वाघेरों के पास कुछ नहीं था, वो उनके पास तो बंदूकड़ी थी, ये ब्रिटिश गोलों के साथ क्या करें। तो फिर सब वाघेर स्त्री महिलाओं ने इकट्ठा हुई वो, और इकट्ठा होकर उन्होंने
तय किया कि हमें कुछ करना चाहिए, क्या करेंगे। तो सबने अपने अपने घर में जो गद्दे थे, तकिए थे, सोने का सामान था, ये कपड़े थे, ये सब इकट्ठा किया और उनको पानी में भिगोया। और पानी में भिगोकर ये गद्दे, गोदरे, वो सब तकिए वो थे, वो द्वारिकाधीश मंदिर की दीवार पर वो खड़ी रही। और उसने वो जो भिगे हुए जो गद्दे थे उसमें उन्होंने ब्रिटिश तोप गोलों को ठंडा कर दिया। और कल्पना कीजिएगा महिला सशक्तिकरण का ये कितना बड़ा अध्याय होगा। कच्छ की बेटी दादा भाई नौरोजी की पोती कैप्टन पेरिन ने विनायक दामोदर सावरकर को लंदन में ब्रिटिश पुलिस से छुड़वाने में अहम भूमिका निभाई। कैप्टन पेरिन ने 1910 में सावरकर एवं भिकाजी कामा के साथ ब्रसेल्स में मिस्र की राष्ट्रीय कांग्रेस में हिस्सा लिया। पेरिन ने लंदन और फ्रांस में जाकर क्रांति प्रवृत्ति की और कैप्टन पेरिन और उनकी और दो बहनें थी, गोशी थी, एक दूसरी दी थी, खुर्शीद थी। ये तीनों ने क्रांतिकारी महिला संग्राम का काम किया। पेरिस में जब इंडो इजिप्शियन परिषद हुई तब इस परिषद में कैप्टन पेरिन और गोशी दोनों हाजिर थी, संगीत की ज्ञाता थी। और तब पहली बार पूरी दुनिया में सबसे पहली बार वहाँ उन्होंने संपूर्ण वंदे मातरम गीत गाया। कैप्टन पेरिन की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बैरिस्टर सावरकर जी के साथ थी इंडिया हाउस लंदन में, और वहाँ उन्होंने क्रांति प्रवृत्ति शुरू की। जब सावरकर जी पेरिस गए उन दिनों में वहाँ मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई थी, तो तब कैप्टन पेरिन सावरकर जी के साथ थी। लंदन से वो पेरिस गए दोनों और वहाँ से फिर वापस लौटे। तब सावरकर पर यहाँ वारंट निकल गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, भारत में उन पर मुकदमा चलाना था, वहाँ नहीं चलाना था क्योंकि केस यहाँ का था, नासिक मुकदमा था। तब कैप्टन पेरिन ने उनके साथ रहकर उनको साथ दिया। और जब लंदन वो सब पहुँचे, सावरकर और कैप्टन पेरिन, विक्टोरिया रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है वहाँ, तो सावरकर जी को वहाँ गिरफ्तार कर दिया गया। कैप्टन पेरिन को कहा कि आप क्यों हैं यहाँ, क्योंकि मैं सावरकर जी के साथ हूँ, आई एम ए ग्रैंड डॉटर ऑफ दादा भाई नवरोजी। आखिरी सालों में वो भारत आई। भारत में वो गांधी जी से जुड़ गई और गांधी जी के साथ रहकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बहनों का पिकेटिंग, सत्याग्रह इत्यादि में हिस्सा लिया और बाद में उनका देहावसान हो गया। तो ये कैप्टन पेरिन भी गुजरात की स्वातंत्र्य महिलाओं में एक अग्रिम महिला थी। उन्होंने जो स्त्री सभा वो की थी उसको बंद करवा दी गई, लेकिन फिर भी 1933 में फिर से सरदार के साथ मिलके, सरदार की आगेवानी में सरदार ने जो जो सूचन किए उसके मुताबिक गांधी सेवा सभा और गांधी सेवा सेना वो भी शुरू की और वो करती रही काम। बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे जुड़े साथ में, ऐसा प्रयत्न किया। आज़ादी की लड़ाई में अहमदाबाद की अनसुया साराभाई और मृदुला साराभाई का भी खास योगदान रहा। अनसुया ने बुनकरों और टेक्सटाइल उद्योग के मजदूरों के लिए 1920 में मजूर महाजन संघ की स्थापना की थी। दूसरी ओर गांधी जी से प्रभावित मृदुला साराभाई ने अपना जीवन लोगों को जागरूक करने में लगा दिया। अहमदाबाद के मिलों में काम करने वाले मजदूरों को 14-14 घंटा काम करना पड़ता था। छोटे छोटे लड़के और छोटी छोटी लड़कियों को भी काम करना पड़ता था। तो गांधी जी ने अनसुया बहन को कहा कि आज़ादी की जंग तो जारी रहेगी, लेकिन अनसुया तुम इन मजदूरों के बीच में जाओ,
मेरे विचार का प्रचार और प्रसार करो और ये मजदूरों की हालत ठीक हो इसके लिए काम करो। तो ये मिल मालिक की बहन होने के बावजूद भी वो झुग्गियों में गई। उन्होंने मजदूरों को खुद अपने जाके महिलाओं के लिए स्नान की व्यवस्था की। उन्होंने खुद ने मजदूरों के बच्चों को नहलाया धुलाया। और उसके बाद जब गांधी जी अहमदाबाद में थे और वो संघर्ष चल रहा था आज़ादी के जंग समय, उस वक़्त मजदूरों ने एक स्ट्राइक कर दी मिल मालिकों के खिलाफ। अभी सोचो कि अहमदाबाद के मिल मालिक मंडल के प्रमुख थे अंबालाल साराभाई, और उनके सामने लड़ने की प्रेरणा गांधी जी ने अनसुया बहन को कि अनसुया तुम ये मजदूरों के प्रश्न के लिए ये मिल मालिकों के सामने लड़ो। फिर स्ट्राइक हुई और अनसुया साराभाई अपना बंगला छोड़कर वो साबरमती की रेत में एक तंबू लगा के, एक टेंट लगा के वहाँ रहने चली गई। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत सारे लोगों ने अंबालाल साराभाई को कहा कि आपकी बहन आपके खिलाफ लड़ रही है और आप उसको पैसे दे रहे हो, उसको बंद कर दो। तो अंबालाल साराभाई ने एक ही बात कहा कि अगर मेरी बहन लड़की पैदा होने के बजाय अगर लड़का पैदा होती तो वैसे ही मेरी मिल्कत में उसका 50% हिस्सा होता। तो अंबालाल साराभाई ने और अनसुया साराभाई के बीच में बहुत सारा मजदूरों के लिए संघर्ष होने के बाद भी शाम को गांधी जी और दोनों भाई बहनों को साथ में बैठाते थे, आज़ादी की जंग के बारे में वो बात करते थे और भाई और बहन दोनों को साथ में बिठाकर खाना खिलाते थे। ये गांधी जी की जो प्रभाव था अंबालाल साराभाई के परिवार पर, मृदुला साराभाई और अनसुया साराभाई के, इसका एक प्रमाण है। और गांधी जी के कहने के बाद वो स्वतंत्र संग्राम में बहुत सारे सत्याग्रह में हिस्सा लिया और बाद में मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जो अहमदाबाद में गांधी विचारों से प्रेरित थी। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद मृदुला साराभाई ने अपने कीमती वस्त्र और अपने सभी अलंकार का त्याग किया और वो गांधी जी की लड़ाई में उनके साथ वो जुड़ गई। वो जमाने में वो उनको लोग पठान या बॉशी शब्द इनके लिए, इतनी वो शक्तिशाली महिला थी। शादी नहीं की, गांधी जी के साथ रही, गांधी जी के सभी सत्याग्रहों में वो जुड़ गई। वो 1930 वाले दांडी कूच में भी मृदुला साराभाई उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। छोटी उम्र से ही सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी पूर्णिमा पकवासा आजादी की लड़ाई के चलते कई बार जेल गई। गांधी जी के कई रचनात्मक कार्य करते करते पूर्णिमा पकवासा ने कन्याओं में मानसिक शक्ति बढ़ाने के सतत प्रयास किए। पूर्णिमा बहन पकवासा के बारे में थोड़ा सा कहूँगी कि वो 1930 में तो थोड़ी कम उम्र में थी, लेकिन तभी भी वो धोलेरा सत्याग्रह जो हुआ उसमें थोड़ा सा अपना योगदान देने के लिए गई, लेकिन वो छोटी थी इसलिए उनको कहा कि तुम्हें हम पकड़ नहीं सकते। फिर भी वो युवकों के साथ वार्तालाप करती और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताती थी, तो उनको पकड़ा और 6 मास की जेल भी हुई। उन्होंने अपने आप में थोड़ी सी कन्याओं की तालीम के लिए भी ट्रेनिंग कोर्स किए थे, इसलिए आज़ादी के समय में तो आज़ादी के रंग में रंगी थी, लेकिन बाद में ये सब बहनों ने जो अपना अपना क्षेत्र चुना, उसी तरह पूर्णिमा बहन ने रुतमहरा विद्यापीठ वो वहाँ डांग सापुतारा के पास की, जहाँ बहनों का आत्मबल और वो भी आदिवासी बहनों में शारीरिक तालीम और शिक्षण उसका ज़्यादा प्रयोग किया, ज़्यादा काम किया। ये बहनें वो अपने आप में इतनी सक्षम थी कि अपना विकास तो वो करती जाती थी, लेकिन साथ में जो समाज में कई बुराइयां है उसमें से क्या पकड़ के ऊपर लाना चाहिए, उसी बात में भी वो कार्यरत रहती थी। आजादी की लड़ाई में गुजरात की कुछ ऐसी भी महिलाएं थीं जो अप्रत्यक्ष रूप में आजादी की लड़ाई में शामिल रहीं, जिसमें बड़ौदा की चिमनाबाई गायकवाड़ का नाम प्रथम स्थान पर रहा। बड़ौदा की महाराजा की जो पत्नी थी चिमनाबाई गायकवाड़, वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन परोक्ष रूप में क्रांतिकारों के साथ थी,
श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ थी, सावरकर जी के साथ थी, लाला हरदयाल के साथ, जो विदेशों में क्रांतिकार थे उनके साथ रही। स्वामी विवेकानंद जब आए बड़ौदा में तब उनके साथ मिला, और उनके भगिनी निवेदिता भी आई थी। तब इन दोनों के साथ स्वातंत्र्य की चर्चा चिमनाबाई ने और सयाजीराव ने की थी। आजादी की लड़ाई में घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर स्वतंत्रता सेनानी बनने का सफर भारत की बेटियों के लिए इतना भी आसान नहीं था। मिठूबेन पटीट ने नमक कर के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वहीं गांधी जी के दिशा निर्देश में शराब की भट्टी बंद करने को लेकर आंदोलन भी किया। मिठूबेन पटीट, हम ये जैसे पेरिन बेन है वो भी पारसी है, मिठूबेन भी पटीट भी पारसी है। ये सब लोगों ने दारू के सामने दारू ताड़ी का जो पिकेटिंग किया, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पारसी लोगों में जो आदिवासी एरिया में पारसी लोग थे वो लोग दारू ताड़ी के पीछे चलाते थे बहुत बड़े, तो आदिवासी लोग उसका उपयोग ज़्यादा करते थे। लेकिन फिर भी ये बहनें ने उसके दारू के पिकेटिंग में भाग लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि वो कौम का धंधा ही ये था, फिर भी ये बहनें उनका सामना करती थी। खादी उनको बहुत प्रिय थी, वो काटती थी और गांव-गांव जाती थी। फिर खादी में जो अच्छे तरह से डिज़ाइन, उसका भी उन्होंने प्रचार किया। बोरसर सत्याग्रह में 6 मास तक वो छावनी में रही और सबका अपना जुस्सा बढ़ाने का काम भी उन्होंने किया। बारडोली सत्याग्रह में खादी की फेरी करती थी, सब लोगों को खादी पहनना चाहिए, वो खादी लेके घूमती थी। और मैंने पहले कहा वैसे उसी तरह 1930 में उन्होंने भी स्त्री स्वराज संघ उसकी स्थापना की, और वो भी कस्तूरबा के साथ, क्योंकि ये सब तो दांडी में थे, तो कस्तूरबा के साथ मिलके मिठूबेन ने 1500 बहनों के साथ पिकेटिंग और वो सब किया। नवसारी जिले में मरोली करके गांव है, वहाँ कस्तूरबा सेवाश्रम उन्होंने किया और गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो गांधी जी ने तब कहा भी कि मेरे पास तुम ये उद्घाटन करवा रही हो तो उसका मतलब जानती हो? तो उन्होंने कहा कि यहाँ ही मैं मर जाऊंगी, यही आश्रम में रह के ऐसा निश्चय करती हूँ, और सच्चा सुख संपत्ति में नहीं लेकिन समर्पण में है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए पूरी ज़िंदगी वहाँ ही ये मिठूबेन ने भी काम किया। आजाद भारत का ख्वाब देखने वालों में साराभाई परिवार की एक और बेटी थी, इंदुमती सेठ। इन्होंने गरीब एवं महिलाओं को शिक्षित एवं स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। गुजरात का जब संयुक्त राज्य था, गुजरात और महाराष्ट्र, तब भी वह वहाँ मंत्री थी, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री थी। गुजरात का राज्य अलग हुआ तब भी वह शिक्षा मंत्री रही, और ज़्यादातर वो स्वातंत्र्य के संग्राम में तो हिस्सा लिया था उन्होंने, गर्भ श्रीमंत होने के बाद भी। बाद में महिलाओं के लिए बहुत काम किया, जैसे अपने बंगलों में महिला मुद्रणालय शुरू किया, बच्चों के लिए बहुत बड़ा संकुल CN यानी चिमनलाल नगिनदास विद्या विहार नाम का बहुत बड़ा शिक्षा संकुल किया, और अहमदाबाद के पास में अडालज नामक जो गांव है, वहाँ उनकी माताजी के नाम से बहुत बड़ा शिक्षा संकुल बच्चियों के लिए क्या, बहनों के लिए क्या, माणिकबा विनय विहार। और पूरी ज़िंदगी समाज सेवा में और ख़ास करके व्यसन मुक्ति में बहुत बड़ा काम किया। CN विद्या विहार जो आज हमें शांति निकेतन कहने का मन होता है, टैगोर का शांति निकेतन था, ऐसे इंदुमती बहन का ये विद्या विहार था, वहाँ रही हमारे साथ। मगर वो लड़वई, उनकी सत्य की निष्ठा, वो भारत की स्वतंत्रता
और इसके लिए उन्होंने जो खून बसाया था और खादी की फेरी करती थी, वो खुद खादी उचक के खादी घर घर जाके देती थी और इसका आचरण भी खादी जैसा ही था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने का काम गांधी जी ने लगातार किया। साबरमती आश्रम की स्थापना के साथ गांधी जी ने पिछड़े परिवार को बसाया, जिसका काफी विरोध हुआ। उस परिवार की बेटी लक्ष्मी को गांधी जी ने अपनी दत्तक पुत्री बनाया। जब गांधी जी ने अहमदाबाद के अंदर साबरमती आश्रम प्रारंभ किया, तब एक दलित परिवार को यहाँ बसाना है, ऐसा करके उन्होंने दूधाबाई दाभड़ा को अपने यहाँ आश्रम में बुलाया। तब उनकी जो दूधाबाई दाभड़ा की बेटी थी छोटी, वो लक्ष्मी भी साथ में आई थी और उनके पत्नी। जब ये परिवार आश्रम में आया तब आश्रम में भूचाल मच गया। खास करके जो छुआछूत में जो मानते थे उन सब ने विरोध किया, यहाँ तक कि कस्तूरबा ने भी विरोध किया इस परिवार का। तब गांधी जी जो छुआछूत के सख्त खिलाफ थे और अपने जीवन व्यवहार में उन्होंने छुआछूत को कभी स्थान नहीं दिया, वो बड़े मक्कम रहे और उन्होंने कस्तूरबा सहित आश्रम के सभी निवासियों को बोल दिया कि ये परिवार यहाँ रहेगा, मेरे साथ ही रहेगा। तब महात्मा गांधी ने ये जो लक्ष्मी थी उसको दत्तक पौत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम भी लक्ष्मी मोहनचंद गांधी ऐसा नाम लिखा जाता था। और गांधी जी ने जो स्वच्छता आंदोलन प्रारंभ किया, स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया, सब में लक्ष्मी भी सहभागी रही। लगभग 1984 में उनका देहांत हुआ और आज भी एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में, महात्मा गांधी की पौत्री के रूप में लक्ष्मी आज भी जानी जाती है। महिलाओं ने अपने बुलंद हौसलों से आज़ादी की कहानियाँ लिखी हैं। ये कहानियाँ आगे आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल पेश करेगी, एक ऐसी मिसाल जिसे शायद वक्त भी ना मिटा पाए। गुजरात की वीरांगनाओं का जय घोषकाल युगों युगों तक कायम रहेगा और अन्य सभी लोगों को प्रेरणा देने का काम करता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।